हेलो एवरीवन। भूगोल की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। भूगोल की इस क्लास में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मानव प्रजाति जब से सभ्य हुई है तभी से मानव अपनी जिज्ञासा मिटाने का प्रयास निरंतर करता रहा है। पृथ्वी पर स्थल व जल भाग है। ज्वालामुखी के विस्फोट से पृथ्वी के अंदर से गैस, लावा, आग, वाष्प, ठोस पदार्थ निकलते हैं। ये सब कौतूहल उत्पन्न करते हैं तथा ये जानने की प्रेरणा देते हैं कि ऊपर ठोस प्रतीत होने वाले धरती भीतर गैस, आग, पानी आदि कैसे छिपाए हुए हैं। उसका भीतरी भाग द्रव, ठोस, गैस आदि किस रूप में है। सूर्य आदि हल्के पदार्थों से बने हैं और पृथ्वी भारी पदार्थों से। तब वह सूर्य का अंश है या नहीं, यह जानने की इच्छा उत्पन्न होती है कि पृथ्वी के आंतरिक पदार्थ का घनत्व क्या है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में बहुत सी जानकारियां दी गई हैं, परंतु किसी मत की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। पृथ्वी के आंतरिक भाग की वास्तविक स्थिति तथा उसकी बनावट के विषय में सही ज्ञान प्राप्त करना असंभव नहीं तो कठिन कार्य अवश्य है, क्योंकि पृथ्वी का आंतरिक भाग भूगोल के अध्ययन क्षेत्र से बाहर है। फिर भी इसका अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर स्थित सभी प्रकार के स्थल रूप भूगर्भ से ही संबंधित होते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त करने वाले प्रमुख साधनों का विवेचन इस प्रकार है, जिसमें इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। पहला है अप्राकृतिक साधन, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। तीसरा है प्राकृतिक साधन और चौथा है रासायनिक साधन। तो सबसे पहले हम अप्राकृतिक साधनों का अध्ययन करेंगे। अप्राकृतिक साधनों को भी 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें सबसे पहले है घनत्व। तो घनत्व के अंदर अपन देखते हैं कि पृथ्वी की जलों के घनत्व के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में कई निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह परतदार है, जिसकी मोटाई आधे मील के आसपास होती है। इस परत के नीचे पृथ्वी के चारों ओर रवेदार अथवा स्फटिकीय सेलों की एक दूसरी परत होती है। इस परत का घनत्व 3 घन ग्राम प्रति सेंटीमीटर है, तो कहीं पर 3.5 घन ग्राम प्रति सेंटीमीटर है। पर समस्त पृथ्वी का औसत घनत्व 5.51 घन ग्राम प्रति सेंटीमीटर के लगभग है। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी के अंतरतम यानी कि कोर का घनत्व 5.51 घन ग्राम प्रति सेंटीमीटर से अधिक होगा। साधारण तौर पर यह घनत्व 11 माना जाता है, जो जल से 7 या 8 गुना भारी है। 1950 के बाद उपग्रह के आधार पर पृथ्वी के औसत घनत्व की गणना का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। इसके अनुसार पृथ्वी का औसत घनत्व 5.517 घन ग्राम प्रति सेंटीमीटर व धरातल का घनत्व 2.6 से 3.3 घन ग्राम प्रति सेंटीमीटर के बीच तथा केंद्र का घनत्व 11 घन ग्राम प्रति सेंटीमीटर आंका गया है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी के अंतरतम का घनत्व सर्वाधिक है। घनत्व के बाद आता है दबाव। किसी पदार्थ के ऊपर बढ़ता हुआ अन्य किसी भी प्रकार की वस्तुओं का समान भार दबाव कहलाता है। पहले यह माना जाता था कि पृथ्वी की ऊपरी परत से अंतरतम की ओर जाने पर चट्टानों में दबाव बढ़ जाता है। इसी कारण पृथ्वी के अंतरतम का घनत्व ज़्यादा है, जो कि दबाव के कारण है। क्योंकि दबाव के कारण चट्टानों का घनत्व बढ़ जाता है, परंतु प्रयोगों द्वारा यह प्रमाणित कर दिया गया है कि प्रत्येक शेल में
एक ऐसी सीमा होती है जिसके आगे उसका घनत्व अधिक नहीं हो सकता है, चाहे दबाव कितना ही अधिक क्यों न बढ़ा दिया जाए। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि पृथ्वी के अंतरतम का घनत्व अधिक दबाव के कारण नहीं है, बल्कि अंतरतम धातु का बना है जो कि अधिक घनत्व वाली है। शोध से यह पता चला है कि पृथ्वी का अंतरतम निकल तथा लोहे के मिश्रण से बना है। यह तथ्य पृथ्वी की चुंबकीय दशा को भी प्रमाणित करता है। अब दबाव के बाद में जो तीसरा इसका भाग है वो है तापमान, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तापमान तथा दबाव का आपस में घनिष्ठ संबंध है। जहाँ तापमान बढ़ता है वहाँ दबाव भी बढ़ जाता है, तथा जहाँ तापमान कम होता है वहाँ दबाव भी प्राय कम रहता है। यही बात पृथ्वी पर भी लागू होती है। पृथ्वी का भूगर्भ कई परतों से निर्मित है। ऊपरी परत पर निचली परत पर दबाव ऊपरी परत निचली परत पर दबाव डालती है, जिसके कारण निचली परत का तापमान ऊपरी परत से अधिक हो जाता है। पृथ्वी की बाहरी सतह से नीचे की ओर जाने पर प्रति 100 मीटर पर 2 डिग्री से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान बढ़ जाता है, पर 8 किलोमीटर से आगे जाने पर तापमान की वास्तविक वृद्धि की दर क्या है यह जानना कठिन हो जाता है। तापमान की वृद्धि भूताप ग्राफ के आधार पर ज्ञात की जाती है। भूताप ग्राफ द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में, जो कि प्लेटों के किनारे होते हैं, सतह से 43 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि विवर्तनिक रूप से स्थिर प्रदेशों में 40 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 500 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। इस विवरण से महाद्वीपीय क्रस्ट के व्यवहार के विषय में महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि दबाव के अनुपात में तापमान कम बढ़ता है, इसी कारण पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस रहता है। यदि गहराई के साथ तापमान की सामान्य वृद्धि दर का आकलन किया जाए तो 2900 किलोमीटर की गहराई पर 25,000 सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए, परंतु ऐसी दशा में पृथ्वी का अधिकांश भाग पिघल गया होता, परंतु ऐसा नहीं है। अतः जिन क्षेत्रों में रेडियो सक्रिय पदार्थों की अधिकता होती है वहाँ तापमान अधिक होता है, और रेडियो सक्रिय पदार्थ पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत में ही अधिक होते हैं, जिनसे ताप उत्पन्न होता है। इससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की एक निश्चित गहराई के बाद तापमान वृद्धि दर घटती जाती है। इससे निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि भीतर बहुत अधिक ताप है। पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होने वाली ऊष्मा एक निश्चित क्रिया द्वारा अंतरिक्ष में चली जाती है, जिससे ताप अधिक नहीं बढ़ पाता। तो ये अप्राकृतिक साधन थे। इसके बाद दूसरा साधन है, वह है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानकारी देते हुए पृथ्वी को गैस, ठोस और तरल रूपों में बताया। निहारिका परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति गैस में निहारिका से हुई है, अतः पृथ्वी का अंतरतम गैस में होना चाहिए। जेफरी तथा रिटन ने पृथ्वी के अंतरतम को गैस में माना है। ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का अंतरतम ठोस होना चाहिए। ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार यदि पृथ्वी का निर्माण सूर्य से निस्तृत ज्वारीय पदार्थ से हुआ तो पृथ्वी का अंतरतम तरल अवस्था में होना चाहिए। लाप्लास निहारिका परिकल्पना के प्रतिपादक हैं, पर वे भी पृथ्वी के अंतरतम को तरल मानते हैं। अतः पृथ्वी की उत्पत्ति के उपर्युक्त विरोधी मतों के अनुसार भूगर्भ की संरचना का स्पष्टीकरण कर पाना बहुत कठिन है। अतः इस संबंध में अभी वैज्ञानिक अध्ययनरत है। इन दोनों के बाद तीसरा नंबर आता है प्राकृतिक साधनों का। तो आइए अपन प्राकृतिक
प्राकृतिक साधनों के बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। भूगर्भ की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले प्राकृतिक साधन निम्न है। इसमें पहला है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी विस्फोट से पृथ्वी के अंतरतम से ऊपरी भाग में गर्म तथा तरल मैग्मा एवं लावा निकलता है। ज्वालामुखी से निकलते लावा से यह अनुमान लगाना स्वाभाविक ही है कि पृथ्वी के भीतर कोई ऐसी परत है जो तरल है। इसे ही मैग्मा मड्डार कहा गया है। इस आधार पर यह माना जाता है कि भीतर कुछ भाग तो अवश्य ही तरल होना चाहिए, परंतु आंतरिक भाग में अत्यधिक दबाव चट्टानों को पिघली अवस्था में नहीं रहने देगा। इस प्रकार आंतरिक भाग ठोस होगा, न कि तरल। जब कभी भूपटल पर दरार पड़ जाती है तब दबाव कम हो जाता है, तब पिघली हुई शेल लावा के रूप में ऊपर आ जाती है। इस प्रकार ज्वालामुखी से भी धरती के भीतर भाग की बनावट के बारे में निश्चित जानकारी नहीं मिल पाती। ज्वालामुखी के बाद प्राकृतिक संसाधनों में जो दूसरे नंबर पे आता है वो है भूकंप विज्ञान के प्रमाण। जब पृथ्वी का कोई भाग अचानक ही कंपायमान हो उठे तो वह भूकंप कहलाता है। भूकंप झटके के रूप में आते हैं। इनका अध्ययन भूकंप विज्ञान में किया जाता है। भूकंपीय लहरों को सिस्मोग्राफ यंत्र पर मापा जाता है। भूकंप विज्ञान एक ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है। भूकंप एक मूल बिंदु से शुरू होता है। मूल बिंदु से भूकंपीय लहरें जिन भागों में पहुंचती है उसे भूकंप क्षेत्र कहते हैं। भूकंप से 3 प्रकार की लहरें निकलती है, जिसमें पहली लहर है प्राथमिक अथवा अनुदैर्ध्य लहरें, जिन्हें हम पी वेव्स के नाम से भी जानते हैं। यह लहरें ध्वनि की तरंग के समान होती है। यह लहरें अधिक दूर नहीं जा सकती। भूकंप की प्राथमिक लहरें पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचती है, परंतु केंद्रीय पिंड में ये लहरें कम वेग से तथा वक्राकार मार्ग में चलती है। ये लहरें सबसे अधिक वेग वेगवान होती है और सबसे तीव्र होती है और ठोस भाग में अधिक वेग से चलती है। दूसरी लहर है आड़ी अथवा गौण लहरें। इन्हें एस वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। यह लहरें जल तरंगों या प्रकाश के समान होती है, जिसमें कणों की गति लहर की दिशा में समकोण पर होती है। इसी कारण इन्हें आड़ी लहरें भी कहते हैं। यह तरल भाग में लुप्त हो जाती है। तीसरी लहर है धरातली लहरें। इन्हें एल वेव्स या लव वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। यह लहरें पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती है। ये अत्यधिक विनाशकारी लहरें होती है। इन्हें सबसे अधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता है। इनकी गति सबसे कम या मंद होती है और ये सबसे अधिक भयानक होती है। जब भूकंप आता है तो कमजोर कंपन को प्राथमिक लहरों द्वारा, अधिक प्रभावशाली कंपन को आड़ी लहरों द्वारा तथा अधिक अवधि वाले कंपन को धरातलीय लहरों द्वारा सिस्मोग्राफ यंत्र पर व्यक्त किया जाता है। भूकंप की लहरें ठोस पदार्थों में तीव्र गति से चला करती है और तरल पदार्थों से गुजरते समय इनकी गति मंद हो जाती है। कुछ तरंगें तरल पदार्थ को पार ही नहीं कर पाती। यदि भूगर्भ सभी जगह समान पदार्थ से बना होता तो लहरों की गति समान होती। भूगर्भ में जहाँ कई दो भिन्न घनत्व के स्तर होते हैं, वहाँ भूकंप लहरों में अपवर्तन तथा परावर्तन हो जाता है। तरंगों की गति गहराई के अनुसार बढ़ती है। भूपटल से 2900 किलोमीटर की गहराई तक लहरों की गति लगातार बढ़ती जाती है। आगे परिवर्तन होता रहता है। आड़ी तरंग यानी कि एस वेव्स
तरल पदार्थ को पार नहीं कर पाती। इससे अनुमान लगाया जाता है कि केंद्रीय पिंड तरल अवस्था में है। धरातलीय तरंगे महाद्वीपों की अपेक्षा सागरीय तल के नीचे तेजी से चला करती हैं। अतः व्यक्त होता है कि महासागरीय तल भारी या सघन पदार्थ से बने हैं। 2900 किलोमीटर से अधिक गहराई पर भूगर्भ की रचना अधिक सघन पदार्थों से हुई है, ऐसा तरंगों से ज्ञात किया गया है। तरंगों के आधार पर यह माना गया है कि भूकेंद्र में पृथ्वी के आयतन का 1/8 भाग लोहे का बना है। मध्यवर्ती भाग लोह निकल का बना तरल होना चाहिए। लहरों से ही अनुमान लगाया गया है कि धरती की ऊपरी परत ग्रेनाइट चट्टान की बनी है। पृथ्वी की मध्यवर्ती परत का घनत्व 2.7 है। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग परतदार शेल का है। पृथ्वी की मध्यवर्ती परत का घनत्व 3 घन ग्राम प्रति सेंटीमीटर है। यह परत बेसाल्ट की है। निचली परत अधिक घनत्व की है। इसका निर्माण ट्यूनाइट या पेरिडोटाइट से हुआ है। धरातल से यह 2900 किलोमीटर गहराई पर है। यह सब जानकारी भूकंप की लहरों से प्राप्त हुई है। भूकंपीय लहरों की गति में परिवर्तन और इन लहरों का व्यवहार बदलने से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों युक्त माना गया है। सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट के ठीक नीचे वाली परत को मेंटिल और मेंटिल से ठीक नीचे वाली परत को अंतरतम परत में विभक्त किया गया है। भूकंपीय लहरों की गति में अंतर के आधार पर इन 3 प्रमुख परतों के भी उपविभाग किए गए हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि इन परतों की गहराई के बारे में भूवैज्ञानिक अपनी शोध के अनुसार गहराई को मानते हैं। अतः अलग अलग किताबों में परतों की गहराई और घनत्व में अंतर देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के शोध विवरणों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग के विभिन्न मंडलों, उनकी गहराई तथा घनत्व के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक परतों का वर्गीकरण करेंगे। इसके अनुसार पृथ्वी की पहली परत है क्रस्ट। क्रस्ट इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के अनुसार क्रस्ट की गहराई 30 किलोमीटर तक होती है। भूकंपीय लहरों की गति में अंतर के कारण क्रस्ट को 2 उप विभागों में बांटा गया है, जिसका नाम ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट है। ऊपरी क्रस्ट में भूकंपीय लहर पी वेव की गति 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा निचली क्रस्ट में 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इसके बाद इसके ठीक नीचे है मेंटिल। क्रस्ट के निचले आधार पर भूकंपीय लहरों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। निचली क्रस्ट में पी वेव्स की 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति बढ़कर 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड से 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। इस तरह निचली क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटिल के मध्य एक असंबद्धता का निर्माण होता है, जिसे मोहो असंबद्धता कहते हैं। मोहो असंबद्धता से 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटिल परत का विस्तार है। इसे भी 2 उपविभागों में बांटा गया है। मोहो असंबद्धता 700 किलोमीटर की गहराई वाला क्षेत्र ऊपरी मेंटिल कहलाता है। ऊपरी मेंटिल में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में भूकंपीय लहरों की गति मंद पड़ जाती है, अतः इस भाग को निम्न गति मंडल कहते हैं। 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर गहराई वाले भाग को निचली मेंटल कहते हैं। इस मेंटल के नीचे जो परत पाई जाती है उसे बोलते हैं अंतरतम परत। इस परत का विस्तार 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक है। इसे भी 2 उप विभागों में बांटा गया है, बाहरी अंतरतम और आंतरिक अंतरतम। निचली मेंटिल और बाहरी अंतरतम की सीमा को गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस सीमा के बाद पी लहर की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। बाहरी अंतरतम का विस्तार 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर की गहराई तक है। इस परत में
भूकंपीय असलह लुप्त हो जाती है, अतः इस मंडल को तरल होना चाहिए। इसके नीचे आंतरिक अंतरतम स्थित है, जैसा कि 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर की गहराई तक है। यह मंडल ठोस अवस्था में है। पी लहर की गति 11.23 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सामान्य तौर पर कोर की रचना लोहे और निकल से बनी है, ऐसा माना जाता है। यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का प्राकृतिक साधन का अध्ययन पूर्ण हो चुका है। अब बारी है इसके अंतिम साधन की, और वह साधन है रासायनिक साधन। इस क्षेत्र में प्रसिद्ध विद्वान स्वेस ने महत्वपूर्ण शोध कार्य किया है। उन्होंने रासायनिक आधार पर पृथ्वी को 3 परतों में विभक्त किया है। इन 3 परतों का नाम सियाल, सीमा और नीफे है। इन तीनों परतों को एक बेहद पतले आवरण ने चारों ओर से घेर रखा है, जिसे स्वेस ने क्रस्ट का नाम दिया है। क्रस्ट अवसाद से निर्मित परतदार शैलों का बना है, जिसकी गहराई और घनत्व बहुत कम है। इसमें सिलिकेट, फेल्सपार और अभ्रक खनिज पाए जाते हैं। इस क्रस्ट के नीचे स्वेस ने 3 परतों की स्थिति मानी है, जिनमें सबसे पहली है सियाल। सियाल परतदार शैलों के नीचे सियाल की एक परत पाई जाती है, जिसकी रचना ग्रेनाइट चट्टान से हुई है। इस परत की रचना सिलिका तथा एल्यूमीनियम से हुई है। इसी कारण इस परत को सियाल कहा जाता है। इस परत का औसत घनत्व 2.9 घन ग्राम प्रति सेंटीमीटर है। इसकी रचना इसकी औसत गहराई 50 से 300 किलोमीटर है। इसमें तेजाबी पदार्थों की अधिकता होती है तथा पोटेशियम, सोडियम तथा एल्यूमीनियम के सिलिकेट पाए जाते हैं। खासकर महाद्वीपों की रचना इसी सियाल से हुई मानी जाती है। इसके बाद दूसरी परत परत का नाम है सीमा। सियाल के नीचे दूसरी परत सीमा है। इसकी रचना बेसाल्ट आग्नेय शैलों से हुई है। यहीं से ज्वालामुखी के उद्गार के समय गर्म एवं तरल लवा बाहर आते हैं। रासायनिक बनावट के दृष्टिकोण से इनमें सिलिका तथा मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। इसी कारण इस परत को सीमा कहते हैं। इसका औसत घनत्व 2.9 घन ग्राम प्रति सेंटीमीटर से 4.7 घन ग्राम प्रति सेंटीमीटर है तथा इसकी गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। इस सतह में क्षारीय पदार्थों की अधिकता होती है तथा मैग्नीशियम, कैल्शियम एवं लोहे के सिलिकेट अधिक पाए जाते हैं। सहस मौदे के अंदर जो अंतिम और आखिरी परत है, उसका नाम है निफे। सीमा की परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत पाई जाती है। इसे निफे कहते हैं, क्योंकि इसकी रचना निकल तथा फेरियम से मिलकर हुई है। इस प्रकार यह परत कठोर धातुओं की बनी है, जिस कारण इसका घनत्व 11 है। इसका नामकरण निकल के प्रथम 2 अक्षर तथा फेरियम के प्रथम 2 अक्षर को लेकर निफे किया गया है। इसकी व्यास 4300 मील के लगभग है। फेरियम लोहे का ही रूप होता है। इसी प्रकार पृथ्वी के अंतरम में लोहे की उपस्थिति से यह पता चलता है कि पृथ्वी में एक चुंबकीय शक्ति है। इससे पृथ्वी की स्थिरता भी प्रमाणित होती है। इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि पृथ्वी की विभिन्न परतों की संरचना विभिन्न घनत्व के पदार्थों से हुई है। पृथ्वी के भीतर विभिन्न घनत्व वाले इस प्रकार के कई परत पाए जाते हैं। अतः पृथ्वी की आंतरिक संरचना बड़ी ही विचित्र है। वर्तमान में भी अनेक प्रकार के शोध और रिसर्च कार्य पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में किए जा रहे हैं। इस क्लास में फिलहाल इतना ही। फिर दोबारा जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भारत माता की जय।